हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं विषाणु या वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जीवाणु के कारण होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज अपन कौन से रोग स्टार्ट कर रहे हैं? विषाणु या वायरस के कारण होने वाले रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन इसमें, जैसे हमने जीवाणु में सारणी बनाई थी, वैसे इसमें भी अपन एक टेबल या सारणी बना लेंगे। तो इस तरफ मैंने लिखा है रोग के नाम और इधर इसके रोग कारक विषाणु या वायरस लिख दिए, ठीक है। यानी कि इस तरफ क्या है इनके, विषाणु या वायरस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही विषाणु का सबसे खतरनाक रोग है एड्स। एड्स, ठीक है। और एड्स किस रोग कारक के कारण होता है? एचआईवी वायरस या एचआईवी विषाणु के कारण। इन दोनों की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, वैसे एड्स रोग को अपन अलग से एक वीडियो बना के समझेंगे, क्योंकि एड्स रोग का पूरा जो एचआईवी वायरस का जीवन काल पढ़ना होता है हमें, तो एड्स को अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, एड्स की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। वैसे इसको अपन बाद में डिटेल में लिख भी लेंगे, ओके। तो बाद में सेकंड जो रोग आता है वो है अपना वायरस के कारण होने वाला रोग, सामान्य जुकाम। अब सामान्य जुकाम या जो कॉमन कोल्ड है वो किस वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कॉमन कोल्ड किस वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस। कौन से वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस। अब देखिए, ये जो वायरस है, इस वायरस का जीवन काल या लाइफ साइकिल कितना होता है? 5 से 7 दिन। यानी कि ये जो वायरस है वो केवल 5 से 7 दिनों तक ही जिंदा रह सकता है। इसका लाइफ साइकिल इतनी है, वो इंसान में आता है, रोग करता है और बेचारा वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इस रोग का संचरण या संक्रमण कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति अगर छींकेगा या खांसेगा तो उसके पास में जो भी व्यक्ति है उसको भी सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड होने के चांसेस रहते हैं। और हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि छींकने या खांसने पर होने वाले रोग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ड्रॉपलेट इंफेक्शन। तो ये रोग भी कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट इंफेक्शन, क्योंकि इसमें जो बूंदे हैं, ठीक है, विषाणु की, वो बाहर आती है और उसके द्वारा ये फैलता है। फिर है, और ये किस कारण हो सकता है भाई? और होता है संक्रमित व्यक्ति की निजी वस्तुएं छूने से भी। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसकी हम जो पर्सनल चीजें हैं, जो निजी वस्तुएं हैं, अगर उनको हम छूते हैं तो भी हमें कौन सा रोग होता है? सामान्य जुकाम। इसीलिए जुकाम से ग्रसित व्यक्ति की कभी भी पर्सनल चीजें नहीं छूनी चाहिए। और पर्सनल चीजें क्या हो सकती है? उसका पेन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसका माउस है, लैपटॉप है, ठीक है, कीबोर्ड है। और स्पेशली उसके जो रुमाल है, रुमाल हमें कभी भी किसी दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। रुमाल, कपड़े, संक्रमित व्यक्ति को छोड़ के बाकी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन रुमाल जैसी चीजें नहीं उपयोग में लानी चाहिए। तो ये सब क्या होगी? उसकी निजी वस्तु है, ओके। अब इसमें संक्रमित अंग कौन सा होगा? हाँ, कॉमन कोल्ड वायरस की, सॉरी, जो राइनो वायरस है, जो कॉमन कोल्ड रोग का, उसकी एक विशेषता है कि वो संक्रमित अंग, यानी कि कौन से अंग को संक्रमित करता है? केवल श्वसन पथ या गले। ये जो कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो केवल यहां तक ही रहेगा, अपने गले से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये गले तक ही संक्रमण करता है, यानी कि आगे फेफड़ों में नहीं जाता। अब इस रोग के भाई लक्षण क्या होते हैं? तो हम जानते हैं, छींके आना, ठीक है, छींके आएगी बहुत ज्यादा, और नाक का बहना या अवरुद्ध होना। हाँ, दोनों कंडीशन है, या तो नाक बहेगा और या फिर अवरुद्ध हो जाएगा या रुक जाएगा। फिर है कंठदाह। कंठदाह का मतलब क्या है? गले का अवरुद्ध हो जाता है। कंठदाह का मतलब क्या है? गले का अवरुद्ध। हाँ भाई, अपना गला बैठ जाता है, ठीक है, गले का अवरुद्ध हो जाना। फिर है स्वर रुक्षता। स्वर रुक्षता का मतलब क्या है? फटी आवाज, आवाज फट जाएगी भैया ना, अपन जो बोलेंगे वो अच्छे से नहीं आएगा, तो अपन बोलेंगे अपने को जुकाम हो रखा है। फिर है और खांसी, सिरदर्द और थकावट। और ऐसे रोगी व्यक्ति को खांसी भी आएगी, थकान भी बहुत ज्यादा होगी और सिर दर्द भी होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस रोग का इलाज, इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज, पहले तो इस बात को अपन एक नोट में भी लिख सकते हैं कि वायरस से संक्रमित बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि जो वायरस है, वायरस को हमने पहले पढ़ रखा है। हाँ, वायरस से संक्रमित बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि वायरस को ना तो सजीव और ना ही निर्जीव माना जाता है। तो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अरे भाई, जो चीज जिंदा ही नहीं है आप उसको मारोगे कैसे? ठीक है, तो अपन वायरस को मार नहीं सकते। लोग इसमें वायरस में एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक वायरस को मारने के लिए इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो मार ही नहीं पाएगी।
तो इसलिए अपने को क्या करना है, हाँ अगर हम ऐसे एक जो डायलॉग भी चलता है कि अगर हमें सामान्य जुकाम हुआ है तो अगर हम टैबलेट लेते हैं तो हम एक सप्ताह में ठीक हो जाएंगे, और अगर हम टैबलेट नहीं लेते तो हम 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टैबलेट का इस वायरस पे कोई असर नहीं होता। इस विषाणु का या वायरस का जीवन काल कितने दिनों का है? 5 से 7 दिनों का। तो आएगा, हाँ इसके जो लक्षण है वो अपने अंदर कितने दिन तक चलते हैं? लगभग 3 से 5 दिन, ठीक है, 3 से 5 दिन या 3 से 7 दिन लक्षण चलेंगे और वायरस अपना जीवन काल पूरा करेगा और अपनी बॉडी से बाहर खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था अपना सामान्य जुकाम। ठीक है, वायरस से संक्रमित रोगों में 2 ही चीजें अपने कोर्स में दे रखी है, एड्स और सामान्य जुकाम। फिर भी कुछ रोग है जिनसे सवाल बनते हैं और या जो फिर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से हैं? डेंगू। डेंगू को वैसे डेंगी भी पढ़ते हैं, डेंगू को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? डेंगी। तो डेंगी किस वायरस के कारण होता है? अरबो वायरस। डेंगी होता है अरबो वायरस के कारण। और इस रोग का वाहक कौन होता है? इस रोग का वाहक होता है मादा एडीज मच्छर या फीमेल एडीज मच्छर। ठीक है, हाँ डेंगू रोग के बारे में अगर हम बात करें कि डेंगू रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, डेंगू रोग के बहुत सारे लक्षण है। ठीक है, बुखार आएगा, कमर दर्द, पूरी बॉडी में पेन होगा, आंखें बहुत ज्यादा दर्द करेगी, हाँ हमारी जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है, जो यानी कि जो बीमाणु कोशिकाएं हैं रक्त में, उसका स्तर क्या होगा? गिर जाएगा। तो डेंगू एक खतरनाक बीमारी है और इसका अपने को क्या याद रखना है? वायरस कौन सा? अरबो वायरस। और वाहक कौन होता है इसका? फीमेल एडीज मच्छर या मस्कीटो। ओके, नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के लिए वायरस कौन सा है भाई? जोगा वायरस। और इसका भी वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर। ठीक है, फिर है पोलियो। पोलियो का वायरस कौन होता है भाई? पिकोरना वायरस। और पोलियो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को संक्रमित करता है। यह वायरस हमारी बॉडी के कौन से भाग को संक्रमित करता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। और वायरस कौन सा होता है? पिकोरना वायरस। पोलियो इंडिया में, अब हम कह सकते हैं कि इंडिया है वो पोलियो मुक्त हुआ है। पहले पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। बच्चे को आजकल जो है अपने अपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि पोलियो की 2 बूंद जो पिलाते हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन जिसकी ऐड करते हैं, तो 2 बूंद जिंदगी की। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि पोलियो खतरनाक बीमारी है और वो हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ठीक है, और हमें भी हो सकता है पोलियो की 2 बूंद मिली ही होगी, बिल्कुल मिली है। ओके, नेक्स्ट है रेबीज रोग। अब जो रेबीज रोग है वो कौन से वायरस के कारण होता है? रेब्डो वायरस। किस वायरस के कारण होता है? रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस। ठीक है, और इस रोग से संक्रमित व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति को क्या लगेगा? पानी से डर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, यानी कि जिसको अगर रेबीज रोग हुआ है। और रेबीज रोग होता किसके कारण है? कुत्ते के काटने से। किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से। ठीक है, अब हम अगर इसके बारे में बात करें कि सर जो जीवाणु से होने वाले रोग थे उनका तो इलाज क्या था कि सर हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का उपयोग करें तो जीवाणु खत्म हो सकता था। वायरस के लिए क्या इलाज है? तो बच्चों बता दूं, वायरस के लिए कोई इलाज नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं जिससे वायरस खुद ब खुद बॉडी से बाहर जाए। बाकी उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि ना तो वो जिंदा है और ना ही मरा हुआ, तो अपन उसको मार नहीं सकते, वो खुद ही अपनी बॉडी से बाहर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब जो प्रोटोजोआ से कारण कौन कौन से रोग होते हैं उनको अपन पढ़ेंगे। इसकी भी हमने एक टेबल बना ली है। इधर हमने रोग के नाम लिखे, इधर इसका रोग कारक या प्रोटोजोआ कौन सा है। तो प्रोटोजोआ के लिए अपने पास में 5 रोग है। ठीक है, अफ्रीकन निद्रा रोग सबसे पहले कौन सा आता है भाई? अफ्रीकन निद्रा रोग, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। देखिए नाम से पता चल रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, यानी कि इस रोग में व्यक्ति को क्या है कि बहुत ज्यादा नींद। ठीक है, अब इसका रोग कारक कौन होता है? इसका रोग कारक होता है ट्राइपेनोसोमा। कौन होता है? ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, और इस रोग का वाहक कौन है? वाहक का मतलब क्या होता है? जो खुद रोग नहीं करता है लेकिन रोग को आगे फैलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? वाहक। और इसका वाहक कौन होता है? सी मक्खी। और सी मक्खी को इंग्लिश में लिखते हैं सी फ्लाई। हाँ, सी को TSC, यानी कि ये टसी नहीं है, ये सी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये कौन सी मक्खी हो जाएगी?
सी मक्खी। और रोग कौन सा है भाई? अफ्रीकन निद्रा रोग। और प्रोटोजोआ कौन सा? ट्राइपेनोसोमा। हाँ, अब देखिए इस रोग में व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होगा, मेनली जो है ब्रेन प्रभावित होगा, और जिससे व्यक्ति को अत्यधिक क्या आएगी? नींद। ठीक है, और इससे व्यक्ति को क्या होता आती है? बहुत ज्यादा नींद। और भी इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण जैसे कि ठीक है, पूरा है वो बॉडी खराब हो जाएगी। ठीक है, स्किन यानी त्वचा पर जगह जगह पे बड़े बड़े घाव बन जाएंगे, और व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार आएगा, बॉडी पेन करेगी, मसल्स यानी कि पेशियां हैं वो खराब हो जाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? इसका मस्तिष्क बुरी तरह से प्रभावित, और फिर रोगी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्या आएगी? नींद। ये सब किसके लक्षण है भाई? अफ्रीकन निद्रा रोग के। और इस रोग में व्यक्ति के हैं वो लसिका अंग भी क्या होंगे? प्रभावित। ठीक है, लसिका अंग कौन कौन से? ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय यानी कि सारे, और जिस कारण उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर। और लसिका अंग हम जानते हैं प्रतिरक्षा कौन बनाते हैं? लसिका अंग। और जब वही प्रभावित हो गया तो इसका पूरा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा रोग, काला अजार। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? काला अजार। अब इस रोग का रोग कारक कौन होता है? लीशमानिया। कौन होता है भाई? लीशमानिया। एक प्रोटोजोआ है लीशमानिया। और इस रोग का वाहक कौन है? रेत मक्खी या सैंड फ्लाई। कौन है भाई? रेत मक्खी या सैंड फ्लाई। और इस रोग में व्यक्ति की कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन निद्रा रोग। ठीक है, हाँ, फिर है अमीबाइसिस या अमीबता। अमीबता या अमीबाइसिस क्या है? हाँ, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें ये रोग किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। किसके कारण? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये तीनों रोग 1, 2 और 3 इसमें से वाहक से सवाल और जो रोग कारक है पक्का बनता है। ठीक है, आपको इन तीनों के याद रखने हैं। और अगर आपको ये रोगों का जो चैप्टर है उसको याद करना है तो अच्छे से एक बड़ा सा एक चार्ट बना लो। जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और कृमि या कवक से होने वाले रोग, उन सब का एक अच्छे से चार्ट बनाओ और उनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। फिर इस रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी या कॉकरोच। कौन होता है भाई? घरेलू मक्खी या कॉकरोच। और इस रोग का जो संक्रमण है, अब देखिए मक्खी आई है तो फिर मक्खी तो बीमारी को कैसे फैलाएगी? अपनी भोजन या फिर जल को दूषित करके। तो इस रोग का संक्रमण दूषित भोजन और जल ग्रहण करने के कारण होता है। इस रोग का संक्रमण किस कारण होता है भाई? दूषित भोजन और जल ग्रहण करने से। फिर है यह प्रोटोजोआ है वो मनुष्य में परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है। और ये मनुष्य में किसके रूप में व्यतीत करेगा? परजीवी के रूप में। लंबे समय तक रहता है अगर समय पे इसका इलाज ना करवाया तो। और इस रोग में रोगी की कौन सी बात प्रभावित होगा भाई? बड़ी आंत का भी कौन सा क्षेत्र? कॉलॉन क्षेत्र। ठीक है, अब इस रोग के लक्षण क्या है? बुखार, पेट में ऐंठन, पेट में बहुत ज्यादा मतलब ऐंठन होगी या मरोड़े आएंगे, और फिर हो सकता है दस्त में खून और अन्य श्लेष्मा भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस का रोग कारक कौन है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। कौन होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। और ये संक्रमण कहाँ करता है भाई? फीमेल या मादा की योनि में, मादा की योनि या वेजाइना में। ठीक है, योनि या वेजाइना में संक्रमण करता है। ठीक है, नर में ये जो प्रोटोजोआ है वो संक्रमण नहीं करता है। उस रोग को क्या कहते हैं? ट्राइकोमोनेसिस। और लास्ट है अपना मलेरिया या प्लाज्मोडियम, सॉरी मलेरिया रोग, और जिसका कारण होता है प्लाज्मोडियम। इसको अपन अलग से एड्स के साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दे रखा है पूरा, उसको अपन अलग से एक वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कृमि या कवक के कारण होने वाले रोग। कृमि को इंग्लिश में बोलते हैं वर्म्स। ठीक है, WORMS। ओके, तो सबसे पहला अपना रोग है एस्केरियासिस, जिसे हिंदी में कहते हैं एस्केरिस्ता। मैं आपको बोलूंगा कि आप इंग्लिश के नाम को ही ज्यादा प्रेफरेंस देवें। ठीक है, आपको एस्केरियासिस ही याद रखना है और इधर इसकी स्पेलिंग भी आपको मिल जाएगी। फिर है एस्केरिस का रोगजनक कृमि कौन होता है? रोगजनक कृमि होता है एस्केरिस। रोगजनक कृमि कौन है? एस्केरिस। और रोग का नाम क्या है? एस्केरियासिस। बस, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और ये कैसा है? गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है। ओके, ठीक है। फिर है इस रोग का कारण। तो रोग का कारण क्या होता है? दूषित भोजन या जल से, और अगर हम दूषित फल या दूषित सब्जियां भी आदि खाते हैं तो भी क्या हो सकता है? हमें एस्केरियासिस रोग हो सकता है। अब इस रोग के लक्षण क्या क्या होंगे? आंतरिक रक्तस्राव, यस, इंटरनल ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव, शरीर के अंदर ही क्या होता जाएगा? रक्तस्राव। ठीक है, सेल्स टूटने लगेगी, कोशिकाएं टूटने लगेगी। पेशीय पीड़ा, पेशियों में बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। ज्वर, बुखार भी आएगा। अरक्तता, अरक्तता का मतलब होता है
खून की कमी, एनीमिया, ठीक है। और क्या होता है, आंत्र का अवरुद्ध हो जाना, जो आते हैं अपनी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अवरुद्ध यानी कि जाम हो जाएगी, ठीक है। ओके, फिर है इस रोग में परजीवी जो है, कौन सा परजीवी है भाई, एस्केरिस। परजीवी का मतलब क्या है, परजीवी का मतलब है जो किसी और के शरीर पर निर्भर रहता है भोजन और आश्रय के लिए। तो ये परजीवी के रूप में किस में रहता है, हमारे अंदर, इंसानों में, ठीक है, ह्यूमंस में। हाँ, तो परजीवी एस्केरिस के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ में बाहर आते हैं और जो जो मिट्टी, जल तथा पादपों को भी दूषित कर देते हैं। यस, जो व्यक्ति जो शौच करता है तो मल के साथ में इसके अंडे बाहर आएंगे, ठीक है, और जो आगे मिट्टी, जल और पादपों को भी क्या करेंगे, संक्रमित, यानी कि इस रोग का जो संक्रमण है वो बहुत ज्यादा आगे से आगे फैलता जाएगा। ओके, फिर है वुचरेरिया। वुचरेरिया और सॉरी, ये जो एस्केरियासिस जो रोग है ये मोस्टली जहाँ पर जो लोग नदी तालाबों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा फैला जाता है। अब नेक्स्ट है वुचरेरिया रोग। वुचरेरिया रोग को एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव, हस्तीपाद, स्लीपद और फाइलेरिया रोग भी कहते हैं। इसके इतने नाम है। एलिफेंटियासिस, इसका आपको बुक में एक फोटो मिलेगा जिसमें व्यक्ति का जो एक पैर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो रखा है, यानी कि हाथी के पाँव के जैसा हो रखा है, ठीक है, यानी कि इसमें मोस्टली पैर है वो संक्रमित होते हैं। अब इसका रोगजनक कृमि कौन है भाई, वुचरेरिया ही है, और जो एक फाइलेरियाई कृमि है, ठीक है, फाइलेरियाई ग्रुप का कृमि है वुचरेरिया। और इस रोग में आधे पैर की लसिका वाहिनियों में क्या हो जाता है, संक्रमण। पहले क्या होगा, आधे पैर की लसिका वाहिनियों, किसमें होगा संक्रमण, पैर की लसिका वाहिनियों में, ठीक है, उनकी लिम्फ नोड्स में संक्रमण होता है। और यह धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालीन रोग है। दीर्घकालीन का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा और व्यक्ति को क्या कर देगा, पूरा खत्म, ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, दीर्घकालीन रोग यानी लंबे समय तक चलेगा। और यह कृमि है वो संक्रमित अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। और ये जो कृमि है वो संक्रमित अंगों में कई वर्षों तक, ठीक है, जैसे सामान्य जुकाम है उसका जो कारण है, जो कारक है वायरस, राइनो वायरस, वो तो 5 से 7 दिन रहता है, लेकिन ये जो कृमि वाले रोग हैं वो कई वर्षों तक रहते हैं। और इस रोग में पैरों के साथ साथ में व्यक्ति के जनन अंग भी प्रभावित होंगे। यस, पैरों से बढ़कर ये धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, जनन अंगों की ओर, और उनको भी क्या करता है, प्रभावित। और इस रोग का रोगवाहक कौन है भाई, मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। यानी नेक्स्ट है दाद या रिंगवर्म। नेक्स्ट रोग कौन सा अपना, दाद या रिंगवर्म। अब इसके लिए कोई एक कृमि नहीं होता, इसके लिए कवक के माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश उत्तरदायी होते हैं। यानी कि इन तीनों वंश के जो कवक है वो दाद रोग उत्पन्न करते हैं। और दाद रोग आजकल बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और ये कैसा है भाई, एक संक्रामक रोग है, यानी कि आगे से आगे फैलने वाला। फिर है इस रोग में शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून, सिरोवल्क आदि पर धब्बे दिखाई देते हैं। सिरोवल्क का मतलब क्या होता है, स्कैल्प। सिरोवल्क का मतलब क्या है, स्कैल्प, यानी कि जो अपने जो सर में होती है स्कैल्प, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, धब्बे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दाद। और कहाँ पर त्वचा होगी, नाखून होगी, इन पर धब्बे बन जाएंगे। और दाद युक्त अंगों पर क्या होती है, बहुत ही तेज खुजली होती है। और ये कवक है वो ऊष्मा और नमी के कारण त्वचा के वलनों तथा हाथों व पैरों की अंगुलियों के बीच उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये किस कारण होंगे, ऊष्मा और नमी के कारण, इसीलिए हमें ज्यादा अपने पास में नमी नहीं होने देनी चाहिए, ठीक है। और त्वचा के वलनों का मतलब क्या है, जहाँ से त्वचा है वो फोल्ड रहती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और तो हाथों और पैरों की अंगुलियों के बीच में भी क्या हो सकता है, अपने को दाद रोग हो सकता है, क्योंकि ये जो कवक है ऊष्मा और नमी के कारण इन्हीं स्थानों पर उत्पन्न होते हैं या पनपते हैं, ठीक है। और दाद का संक्रमण है वो संक्रमित व्यक्ति की निजी वस्तुएं जैसे तौलिया, कपड़े, कंघी आदि साझा उपयोग करने से भी हो सकती है। यानी कि दाद रोग से संक्रमित व्यक्ति की जो है पर्सनल वस्तुएं हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और फिर अपने पास में एंड में एक हेडिंग आती है कि इन रोगों से या इन बीमारियों से हम बचाव किस प्रकार से कर रखे हैं। तो इसमें आपको मैं एक स्लाइड दे रहा हूं जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।